नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी भारत की एक ऐसी कला पर चर्चा करने वाले हैं जो लगभग 400 सालों तक फली फूली और फिर इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई। पाल कला। ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की कहानी है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि ये भारतीय बौद्ध कला का आखिरी शानदार अध्याय है। इसके बाद भारत में बौद्ध कला की वो मशाल फिर कभी उस तरह नहीं चली। बिल्कुल। हमारे पास जो भी नोट्स और रिसर्च हैं, उनके आधार पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस कला में ऐसा क्या खास था। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जो मुझे हमेशा हैरान करता है, कि बंगाल और बिहार के एक राजवंश की कला ने अपनी सीमाओं को लांघकर नेपाल, तिब्बत और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ दी? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही इस पूरी चर्चा की आप कह सकती हैं आत्मा है। इसका जवाब ये है कि पाल कला सिर्फ राजाओं के दरबार में नहीं पनप रही थी। अच्छा। इसका जन्म और विकास हुआ था नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरा जैसे उस दौर के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में। ये जगह सिर्फ ज्ञान के नहीं, बल्कि कला के भी पावर हाउस थीं। ओह, तो ये सोचना गलत होगा कि ये सिर्फ बंगाल की एक स्थानीय कला थी। असल में ये उस दौर का सबसे बड़ा आर्टिस्टिक एक्सपोर्ट था एक तरह से। बिल्कुल, और एक्सपोर्ट शब्द यहाँ बहुत सही बैठता है। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं जो बाहर जा रही थीं, ये एक पूरी विचारधारा थी, एक विजुअल भाषा जो इन विश्वविद्यालयों से निकल के पूरे एशिया में फैल रही थी। तो चलिए इन कलाकारों के संरक्षकों से शुरू करते हैं। ये पाल कौन थे? देखिए, पाल राजवंश ने 8वीं सदी के मध्य में बंगाल में सत्ता संभाली थी। एक ऐसा समय था जब पूरा क्षेत्र मतलब अराजकता में डूबा हुआ था। हाँ। उनके पहले शासक गोपाल को लोगों ने ही अपना राजा चुना था ताकि शांति स्थापित हो सके। लेकिन कला के नजरिए से देखें तो उनके बाद आए शासक धर्मपाल और देवपाल वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ हाँ, इनके नाम हमारे नोट्स में भी प्रमुखता से हैं। इनके ही समय में पाल साम्राज्य अपने चरम पर था, है ना? जी हाँ, और इन दोनों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और देवपाल ने नालंदा को बहुत बड़ा संरक्षण दिया। तो आप देख सकते हैं कि शासक सीधे तौर पर इन कला केंद्रों को बना और चला रहे थे। तो ये कोई संयोग नहीं था कि कला उनके समय में फली फूली। बिल्कुल नहीं, वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, खासकर महायान और वज्रयान शाखाओं के। यहाँ में शायद रुककर महायान और वज्रयान को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि इसका कला पर सीधा असर पड़ा होगा। जरूर, बहुत सरल शब्दों में कहूं तो महायान बौद्ध धर्म की वो शाखा है जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा और बोधिसत्व के आदर्श पर जोर देती है। बोधिसत्व यानी वो जो खुद ज्ञान पाने के बाद भी दूसरों की मदद के लिए संसार में रहते हैं। बिल्कुल। और वहीं वज्रयान, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं, उसमें मंत्रों, प्रतीकों और जटिल अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। पाल कला पर इन दोनों का बहुत गहरा असर पड़ा। अच्छा, कैसे? महायान की वजह से हमें बुद्ध और बोधिसत्वों की शांत और करुणामयी मूर्तियां मिलती हैं, और वज्रयान की वजह से हमें कई भुजाओं वाले देवी देवताओं और जटिल प्रतीकों वाली मूर्तियां देखने को मिलती हैं। वाह! तो ये एक तरह का आर्टिस्टिक इकोसिस्टम था, जहां फिलॉसफी और आर्ट एक ही लैब में तैयार हो रहे थे। हाँ, आप कह सकते हैं। ये सोचना ही कमाल का है। और ये हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब भी देता है कि ये कला इतनी दूर तक कैसे फैली। ये किसी राजा के दरबार में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में बन रही थी, जहां से छात्र और विद्वान इसे अपने साथ पूरी दुनिया में ले गए। एकदम सही। आप कल्पना कीजिए कि आप नालंदा के एक छात्र हैं। आप सुबह दर्शन शास्त्र की कक्षा में शून्यता के बारे में पढ़ते हैं, और दोपहर को आप उसी मठ के अहाते में एक मूर्तिकार को पत्थर के एक टुकड़े से वही शून्यता और करुणा का भाव निकालते हुए देखते हैं। मतलब ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था, वो जीवंत था। बिल्कुल, उसे देखा और महसूस किया जा सकता था। जब मैं इन मूर्तियों को देखता हूं तो उनमें एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। एक तरफ तो वे बहुत सजी संवरी हैं, मतलब गहनों और मुकुट से लदी हुई, और दूसरी तरफ उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और ठहराव है। ये संतुलन, ये कैसे साधा जाता था? आपने इसकी सबसे बड़ी खूबी पकड़ ली है। ये संतुलन ही पाल कला की पहचान है। इसे समझने के लिए हमें उनके माध्यम को देखना होगा। जब हम पाल मूर्तियों के बारे में सोचते हैं तो एक खास तरह का काला चमकीला पत्थर दिमाग में आता है। हाँ, वो काला बेसाल्ट पत्थर। जी,
और उस पत्थर का चुनाव ही अपने आप में एक कलात्मक फैसला था। ये पत्थर बहुत कठोर होता है, जिससे कलाकार बहुत बारीक काम कर सकते थे, जैसे गहनों का डिजाइन, उंगलियों की मुद्राएं या कपड़ों की महीन सिलवटें। अच्छा। इसी वजह से उन मूर्तियों में एक अलग ही नफासत और चमक दिखती है, जो किसी और पत्थर में लाना मुश्किल होता। और जहां तक उस शांति की बात है, वो बौद्ध दर्शन के मूल विचार आंतरिक शांति को दर्शाने का माध्यम है। कलाकार सिर्फ एक सुंदर मूर्ति नहीं बना रहा था, वो बुद्ध की शिक्षाओं को पत्थर में जीवंत कर रहा था। बिल्कुल। हर मूर्ति एक ध्यान का साधन थी। तो चलिए इन मूर्तियों की दुनिया में और गहरे उतरते हैं। इनमें मुख्य रूप से किन्हें दर्शाया जाता था? जाहिर है बुद्ध तो होंगे ही। बुद्ध तो केंद्र में है ही, लेकिन उनके साथ साथ बोधिसत्वों की मूर्तियां भी बहुत लोकप्रिय थीं, जैसे अवलोकितेश्वर जो करुणा के प्रतीक है और मंजूश्री जो ज्ञान के प्रतीक हैं। और देवियों की मूर्तियां भी मिलती हैं, जैसे तारा। हाँ, तारा जैसी देवियों की मूर्तियां भी बड़ी संख्या में मिलती हैं। ये आकृतियां अक्सर पतली, सुंदर और त्रिभंग मुद्रा में, यानी शरीर को 3 मोड़ देकर खड़ी दिखाई जाती हैं, जिससे उनमें एक लय और गति का एहसास होता है। इन मूर्तियों में कुछ चीजें बार बार नजर आती हैं, जैसे सिर के पीछे एक सजा हुआ गोलाकार प्रभामंडल और कमल का आसन। इनका क्या महत्व है? ये सब एक विजुअल ग्रामर का हिस्सा है। प्रभामंडल या आभामंडल उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है, और कमल का फूल वो कीचड़ में खिलने के बावजूद पवित्र रहता है। इसलिए कमल का आसन पवित्रता और सांसारिक मोह से ऊपर उठने का प्रतीक है। और हाथ की मुद्राएं, उन्हें मुद्रा कहते हैं ना? जी, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि गहरे अर्थों का संचार है। जैसे भूनि स्पर्श मुद्रा, जिसमें बुद्ध अपनी उंगलियों से धरती को छूते हैं। ये उनके ज्ञानोदय के उस क्षण का प्रतीक है जब उन्होंने धरती को अपनी साधना का साक्षी बनाया था। कमाल है। मतलब हर मूर्ति अपने आप में एक पूरी कहानी कह रही है, अगर हमें उसकी भाषा पढ़नी आती हो तो। बिल्कुल, ये एक दृश्य भाषा है जो बिना शब्दों के विचार और दर्शन को बताती है। और ये भाषा सिर्फ भारी भरकम पत्थरों पर ही नहीं बोली जा रही थी। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि यही खूबसूरती हमें बहुत ही नाजुक ताड़पत्रों पर बनी तस्वीरों में भी देखने को मिलती है। ये चित्रकला की परंपरा तो और भी खास है। बहुत ज्यादा खास, क्योंकि ये भारत में सबसे पुरानी जीवित बौद्ध पांडुलिपि चित्रकला परंपरा है। सबसे पुरानी? मतलब इससे पहले के उदाहरण नहीं मिलते? लगभग न के बराबर मिलते हैं। ये चित्र ताड़ के पत्तों पर लिखे गए धार्मिक ग्रंथों को समझाने और सजाने के लिए बनाए जाते थे। अष्टसहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता यानी 8000 श्लोकों में प्रज्ञा की पराकाष्ठा, इस तरह की पांडुलिपियां इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और इनकी तकनीक कैसी थी? क्या ये चित्र आज भी सही सलामत हैं? हजारों साल बाद भी उनके रंग हैरान कर देते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था, लाल, नीला, हरा, पीला। और खास बात यह है कि सोने का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे चित्रों में एक दिव्य चमक आ जाती थी। वाह! रेखाएं इतनी महीन और लयबद्ध होती हैं कि लगता है कलाकार ने एक ही सांस में बना दी हों। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन छोटे छोटे चित्रों में भी हमें वही विशेषताएं दिखती हैं जो मूर्तियों में हैं। वही शांत चेहरे, वही प्रभामंडल और वही सुंदर मुद्राएं। मतलब कलाकार चाहे पत्थर पर काम कर रहा हो या ताड़पत्र पर, उसका लक्ष्य और उसकी शैली एक ही थी, बौद्ध दर्शन को सुंदरता के साथ प्रस्तुत करना। हाँ, ये एक एकीकृत कलात्मक दृष्टि को दर्शाता है। माध्यम बदल जाता था, लेकिन संदेश वही रहता था। हमने मूर्तियों और चित्रों की बात की, लेकिन ये सब कलाकृतियां कहाँ रखी जाती थी? इसने जरूर उस समय की वास्तुकला को भी प्रभावित किया होगा। निश्चित रूप से। और इसका सबसे भव्य उदाहरण है सोमपुरा महाविहार, जो आज के बांग्लादेश के पहाड़पुर में है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अच्छा, सोमपुरा महाविहार। जी, और उस समय के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक था। इसकी बनावट में क्या खास था? इसका पैमाना ही अपने आप में स्टुपेंडस है। ये एक विशाल वर्गाकार संरचना है, जिसके बीच में एक मुख्य मंदिर है और चारों तरफ भिक्षुओं के रहने के लिए 177 कोठरियां हैं। 177? हाँ, आप सोचिए, एक ही जगह पर हजारों भिक्षु रहते, पढ़ते और साधना करते थे। इसकी दीवारें पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा की पट्टिकाओं से सजी हैं। अच्छा, उन टेराकोटा पट्टिकाओं में क्या दिखाया गया है? उनमें उस समय का पूरा जीवन दिखता है। देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं के अलावा आम लोग, सैनिक, किसान, संगीतकार, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ है। तो वो उस समय के समाज और संस्कृति की एक खुली किताब की तरह है। बिल्कुल, जो हमें बताती है कि मठ सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए थे। अब हम इस कला के प्रतीकवाद और विरासत पर आते हैं।
हमने मुद्राओं और प्रतीकों की बात की। क्या ये सब कलाकारों की अपनी कल्पना थी या फिर वे किसी नियम का पालन कर रहे थे? नहीं, ये बहुत ही अनुशासित कला थी। कलाकार साधनमाला जैसे बौद्ध ग्रंथों में दिए गए नियमों का सख्ती से पालन करते थे। मतलब सब कुछ पहले से तय था? हाँ, किस देवता की कितनी भुजाएं होंगी, उनके हाथ में कौन से अस्त्र शस्त्र या वस्तुएं होंगी, जैसे वज्र, कमल या घंटी, उनका रंग कैसा होगा, ये सब पहले से तय था। हर प्रतीक का एक निश्चित अर्थ था। और यही अनुशासित और स्पष्ट विजुअल भाषा शायद एक वजह थी कि ये इतनी आसानी से दूसरी संस्कृतियों में भी फैल गई। बिल्कुल। जब नेपाल और तिब्बत से विद्वान नालंदा आते थे तो वो अपने साथ सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि इन पांडुलिपियों और छोटी कांसे की मूर्तियों को भी ले जाते थे। ये मूर्तियां तो पोर्टेबल रही होंगी। जी, और ये एक तरह से विजुअल गाइड का काम करती थीं। इन्हीं के आधार पर तिब्बत की प्रसिद्ध थंका चित्रकला और नेपाल की पौभा चित्रकला का विकास हुआ। अच्छा, तो थंका पेंटिंग्स का सीधा कनेक्शन यहां से है? बिल्कुल, सीधा कनेक्शन। आज भी आप उन कलाओं में पाल शैली की सीधी झलक देख सकते हैं। इसने भारतीय और हिमालयी कला परंपराओं के बीच एक पुल का काम किया। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना भारत की दूसरी महान कला शैलियों से करते हैं, जैसे मौर्य कला से। मौर्य कला यानी अशोक के समय की कला, वो ज्यादातर राजकीय थी। उसमें एक तरह की कठोरता और यथार्थवाद है। उसका मकसद शक्ति और शासन का प्रदर्शन करना था। और उसके बाद गुप्त कला, जिसे स्वर्णयुग भी कहा जाता है। गुप्त कला आदर्शवादी और दिव्य है। उसमें शरीर की सुंदरता और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संतुलन है। देवत्व को मानवीय रूप में इतनी खूबसूरती से शायद ही कभी दिखाया गया हो। तो इस पैमाने पर हम पाल कला को कहाँ रखेंगे? देखिए, पाल कला गुप्त काल की सुंदरता और कोमलता को विरासत में लेती है, लेकिन उसमें एक नया अलंकरण और प्रतीकात्मकता जोड़ देती है। वो गुप्त कला जितनी स्वाभाविक नहीं बल्कि थोड़ी ज्यादा स्टाइलाइज्ड या कहिए शैलीबद्ध हो जाती है। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन है। हाँ, ये तुलना बहुत अच्छी तरह दर्शाती है कि पाल कला भारतीय कला में शास्त्रीय यानी गुप्त शैली से मध्ययुगीन शैली में संक्रमण का प्रतीक है। यह भारत में बौद्ध धर्म के शिखर का भी प्रतिनिधित्व करती है। और फिर इसका अंत कैसे हुआ? इसके बाद तुर्कों के आक्रमण से नालंदा जैसे केंद्र नष्ट हो गए, बौद्ध धर्म का भारत में पतन शुरू हो गया और उसके साथ ही यह कला परंपरा भी मुख्य भूमि से समाप्त हो गई। तो अगर हमें पाल कला को याद रखना हो तो इसका सार क्या होगा? शायद ऐसा कुछ: बौद्ध धर्म का वज्रयान प्रभाव, बंगाल बिहार का क्षेत्र, काले पत्थर और ताड़पत्र का माध्यम और नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की परंपरा। यह एकदम सटीक सारांश है। यहाँ आकर कला और आस्था एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। आप ये तय नहीं कर सकते कि कहाँ शिल्प खत्म होता है और कहाँ आध्यात्मिकता शुरू होती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि पाल कला ने न केवल भारत में बौद्ध सौंदर्य शास्त्र को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि यह पूरे बौद्ध जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। सही कहा। इसका महत्व सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक धरोहर है, एक पैन एशियाई विरासत है जिसने कई देशों की कला और आध्यात्मिकता को आकार दिया। और ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है। एक राजवंश की कलात्मक विरासत कैसे अपनी भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकती है और सदियों बाद भी नेपाल के मंदिरों और तिब्बत के मठों में जीवित रह सकती है। कला और आस्था का ये संगम, जो विचारों को पत्थर और कागज पर उतारकर अमर बना देता है, आज की इस बंटी हुई दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।